Very good morning to you, students. So once again, we are in our history class, and today, welcome back to our 9th standard history class. Today we'll be doing lesson 4, economic development. Okay. Now, in economic development, what are we going to learn today? What is यानी आर्थिक स्थिति में कैसे इंडिया में डेवलपमेंट हुई? तो इस लेसन में हम लोग आज ये पढ़ेंगे. First, we will learn about mixed economy. Then we will learn about the fire plans that took place since 1961 से लेके. Then nationalization of banks. Then 20 point programs. वो 5 ईयर प्लान्स, उसके पहले हम लोग ये भी करेंगे कि 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई, क्या क्या फेलियर्स हो गई, वो भी करेंगे. देन मिल वर्कर स्ट्राइक, स्पेशली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. Okay, so this all we are going to learn in this chapter, that is economic development. Now, what is a mixed economy? Now, first thing that we are going to learn is mixed economy. Now, what has happened is, whenever in different countries, like there are different ways where they adopt different economic policies. जैसे अगर हम देखते हैं कि जब भी कोई नीतियां बनती हैं, पॉलिटिकल नीतियां बनती हैं, तो कोई भी एक इकोनॉमी होती है, वो कुछ नीतियां, आर्थिक नीतियां कुछ अपनाती है, कुछ पॉलिटिकल नीतियां अपनाती है. तो ये किसके आधार पे होती हैं ये सारी नीतियां? या तो वो अगर तानाशाही या डिक्टेटरशिप में या कम्युनिस्ट में, जैसे चाइना में या जैसे रशिया में, जहाँ पे कम्युनिज्म को ज्यादा कम्युनिटी, यानी उन लोग क्या सोचते हैं, कोई भी चीज किसी एक की मलकियत नहीं होती है, तो वो पूरे जो भी है वो देश का है, और देश फिर उसके अंदर सब कुछ वो अपने लोगों में जैसे अपने हिसाब से वो बांटेगा. यानी कोई भी चीजों पे मालिकाना हक नहीं होता है अपना, कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है. तो ये होता है कम्युनिस्ट वे ऑफ थिंकिंग. कैपिटलिज्म वो है, जैसे कभी अमेरिका सब होते हैं, वो कैपिटलिस्टिक है, यानी पूंजीवादी में बिलीव करते हैं. तो वो क्या करते हैं कि वो सारी जो बिजनेस क्लास होती है, जो रिच क्लास होती है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं. वो सारी चीजों का ज्यादा उनके एंगल से सोचा जाता है. यानी जो भी होगा, कैपिटलिस्ट पहले कमाएंगे, पहले वो डालेंगे अपना हिस्सा, और फिर वो मुनाफा कमाएंगे. तो लोगों के लिए इतना सोचते नहीं कैपिटलिस्ट में भी, वो सारा जो होता है वो पूंजीवादी लोगों के लिए बना रहता है. तो और कोई होते हैं सोशलिज्म में. सोशलिज्म यानी सब वो लोगों के नजरिए से सोचते हैं, पूरा जो भी प्लान बनाते हैं पूरी तरह लोगों के नजरिए से सोचकर बनाते हैं. सो अभी जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या सोचा कि हमें किसी एक तरफ नहीं जाना है. अगर हम सिर्फ पूंजीवाद बनेंगे तो सिर्फ हम इंडस्ट्रियलिस्ट को ही बढ़ावा देंगे, रिच लोगों को और रिच करेंगे, तो वो नहीं करना है. तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, और सोशलिज्म में जाएंगे तो सिर्फ लोगों के इसमें होगा, तो देश में उसमें कोई मुनाफा नहीं होगा, देश में कोई तरक्की नहीं होगी. तो उन्होंने सोचा हम मिक्स्ड इकोनॉमी का सहारा लेते हैं. सो व्हाट ही डिड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एक्सट्रीम्स, व्हाट ही डिड इज he while some community countries adopted capitalism and some socialism, each type of economy had its own advantages. इसलिए what he did, like I already explained, capitalist में क्या होता है, production is privately owned. In socialist the production is owned by the state in the name of society. जैसे हम देखते हैं अभी कोई रेलवेज हो या और कोई हॉस्पिटल्स हो या कोई भी स्कूल्स हो, तो दे आर पार्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दे आर पार्टली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर. तो इस चीज में सोशलिस्ट होता है, वो सिर्फ सोसाइटी के तरफ से सोचता है, तो सारा गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, लोगों के लिए सोचा जाता है. तो इस वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स फॉर बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक. अभी ये जो अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी को लेंगे तो वो थोड़ी बहुत कैपिटलिस्ट के लिए भी, यानी पूंजीवाद लोगों के लिए भी वो फायदेमंद होगी जो प्राइवेट सेक्टर्स ओन्ड है, और थोड़े बहुत जो पब्लिक के लिए वो उनके लिए भी फायदा होगा. So in order to achieve development of modern India, we give preference to the model of mixed economy. Now, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन हिस्से हैं. पहला हिस्सा है पब्लिक सेक्टर. The industries in this sector are completely under the control and management of the government.
दैट इज फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। आज अगर हम देखते हैं डिफेंस का है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही होता है, उसका डिसीजन कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं ले सकता है। प्राइवेट सेक्टर कौन सा है? The industries in this sector are owned by private industrialists. Of course, the government supervises and controls them too. For example, consumer goods. अब नेचुरली जो हम देखते हैं अभी सारी बहुत सारी चीजें उत्पादन होती हैं, वो सब ऑब्वियसली वो यानी प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है, यानी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट उसको बनाते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का पूरी तरह उसके ऊपर निगरानी रहती है। जॉइंट सेक्टर कौन सा है? इन दिस सेक्टर, जैसे नाम ही बता रहा है, इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाइल सम आर अंडर द गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी कहा है, अगर हम अभी अगर एयरपोर्ट्स देखते हैं, तो थोड़े बहुत जो है, जैसे हम देखते हैं जेट एयरवेज है या बहुत सारे इंडिगो है या दूसरे हैं, वो प्राइवेट ओन्ड भी है, और जैसे एयर इंडिया है वो गवर्नमेंट ओन्ड भी है। तो अभी धीरे धीरे उसको भी उन लोग अभी प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि वो लॉस में जा रहा है, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आर जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। For mixed economy to run smoothly, there is a need for coordination between the private sector and the public sector. This system aims at the maximization of production and popular participation on the large scale. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and the socialist systems. A mixed economy cannot ignore the profit motive, entrepreneurship, discipline, time-bound planning, etc. ओके, नाउ दिस इज एक्सप्लेनिंग व्हाट, यानी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, दोनों में आपसी सहमति होनी चाहिए। तो क्या होता है, इसका एम क्या है, इस सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी का एम क्या है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है वो उत्पादन होना चाहिए। ओके, एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी इसमें पूरे देश के जो भी हमारे सिटीजन है, उनके सारे सबका उनका एक बोलते हैं ना भाग होना चाहिए, यानी सबको आके उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पढ़ सकता है और पढ़ना चाहिए। ओके, an effort has been made in this system together to bring together aspect of both capitalist and socialist। जैसे मैंने पहले भी बोला है, दोनों का समावेश होना चाहिए, कैपिटलिस्ट भी सोशलिस्ट, क्योंकि कोई भी एक पूरी तरह कामयाब नहीं बन सकता है, ठीक है, अपने आप में कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी की जो मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। ऑब्वियसली कोई भी काम करते हैं तो हम मुनाफा सोचकर करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, यानी सबको प्रोप्राइटरशिप देनी चाहिए, सबको ओनरशिप मिलनी चाहिए। अगर कोई कैपिटलिस्ट है तो वो उसका बॉस बन जाएगा सबको। अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी है तो उनकी जो हायरार्की है, उनकी जो एक लेवल्स होती है, हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स होती है, तो वहां हम देखते हैं सुपरवाइजर होता है, सीनियर सुपरवाइजर होता है, डायरेक्टर होता है, तो उनकी वो एक यानी सबको एक जिम्मेवारी होती है, सब एक अपने आप में एक बॉस होते हैं, अपनी चीजों के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। डिसिप्लिन बन जाती है इसके वजह से, एंड टाइम बाउंड प्लानिंग होती है, यानी ये नहीं कि हमेशा एक कोई चीज करो, अगर अस्पताल बनानी हो तो वो सालों साल चलेगी, उसको एक टाइम होता है, एक लिमिटेशन होती है, एक डेडलाइन होती है कि इसके अंदर वो होना चाहिए, चाहे वो 1 साल के हो, 2 साल के अंदर वो होना चाहिए, 3 साल में, ऐसे उनके टाइम बाउंड होती है लिमिटेशन। कोई ब्रिज बनानी हो तो हम उसको सालों साल तक नहीं लेके जा सकते। ओके, तो ये चीजें सारी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर देखी जाती है। A mixed economy also naturally tends to give priority to national interest। जैसे मैंने अभी कहा, कुछ भी करते हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल के डेवलपमेंट तक ही नहीं होना चाहिए, जब तक अगर हमारी देश तरक्की नहीं करेगा तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रायोरिटी क्या होती है इनकी कि एक नेशनल इंटरेस्ट, नेशन के तरह नजरिए से देखने के लिए कि हमारे नेशन को कितना उसका फायदा होता है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विद प्रायोरिटी। The industry like defense, scientific research, education, road, railways, waterways, seaport and airport development require huge capital investment, but the returns in these areas are delayed। अब कभी-कभी क्या होता है, जैसे ये जो है डिफेंस है, साइंटिफिक रिसर्च है, एजुकेशन है, रोड है, रेलवेज है, वाटर, सी पोर्ट, अब ये कोई एक दिन में बनने वाला काम नहीं है,
इसको सालों साल लगते हैं बनने में। कभी अगर अच्छे खासे हाईवेज ही अगर हम देखते हैं तो उसको बहुत साल लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अब ये किसी एक का बस का काम नहीं है, या तो सिर्फ हम इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आधे पैसे गवर्नमेंट के लगते हैं, आधे पैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट जब उनको थोड़ा एक बढ़ावा देते हैं, एक जोर देते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि चलो हम ये रास्ता बनाएंगे, थोड़े पैसे हम डालेंगे या ज्यादा से ज्यादा। क्यों? गवर्नमेंट के पैसे कहाँ से आते हैं? लोगों द्वारा आते हैं, हम जो टैक्सेस पे करते हैं उसके द्वारा आता है। तो गवर्नमेंट क्या होते हैं, इतने सारे लोगों के जब पैसे लगते हैं उससे वो कई उनके पास जो होती है पूंजी जमा हो जाती है। तो यही पूंजी जब वो, मानो अगर कोई रास्ता 10 लाख में अगर बनना है, एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे कई करोड़ों में जाते हैं, बट मानो एक 10 लाख में रास्ता बनता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, चलो हम 7 लाख हम देते हैं, बाकी 3 लाख तुम डालो। तो जब वो रास्ता बन जाएगा, हम देखते हैं ना टोल टैक्स, हम क्यों देते हैं टोल टैक्स, यानी उसमें से आधा जितना गवर्नमेंट का हिस्सा है वो रास्ता बनाने में, जितना वो इकट्ठे लोग नहीं दे सकते उनको या उतना उसके ऊपर, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, धीरे धीरे टोल टैक्स द्वारा पैसे उसके ऊपर इकट्ठे करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे बड़े फायदेमंद साबित होती है। Thus, India adopted a mixed economy model and 5-year plans and started off on its path of development. The industrial policy of 1973 increased the speed of development. Priority was given in this policy to control the influence of heavy industries, industrial families, foreign industries, and remove the imbalance in regional development. Government focused on the development of small-scale industries and cottage industries. Government also started paying more attention to the cooperative sector. अब ये जो 5 ईयर प्लान्स है, 5 ईयर प्लान्स का मतलब क्या होता है? अब जब ब्रिटिश जब हमारे यहाँ छोड़कर, देश छोड़कर चले गए थे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हमारा जो इंडिया था पूरी तरह हमारी आर्थिक स्थिति नष्ट हो चुकी थी। ओके, सो तो उसको अभी फिर से दोबारा खड़े करने के लिए, उसकी जो रील की हड्डी मानो टूट गई थी, पूरी तरह तहस नहस हुआ था सारी चीजें। कोई क्या बोलते हैं, कोई अर्थशास्त्र जो थी हमारी वो सारी मेस में थी। तो इन चीजों की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, भुखमरी थी। और जो हमारा कृषि क्षेत्र था, हमेशा एक कृषि क्या बोलते हैं, कंट्री जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री जो है, दैट कंट्री स्टार्टेड बिकमिंग टोटली निग्लेक्टेड एरिया. We didn't have, farmers had become totally poor, and these poor farmers could not they did not have equipments to they did not have good knowledge about growing crops. तो उनके पास क्या हुआ, कोई ये ऐसी जानकारी नहीं थी कि कैसे हमारी जो उत्पादन है, कैसे हमारी जो ये प्लांट्स प्रोडक्ट है उसको कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम हमारे खत मैन्यूर्स की उनको जानकारी नहीं थी, उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ, अगर हम देखते हैं 1950, देखो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स क्या थी, हमारी सारी 5 ईयर प्लान्स, पहले तो हमारे कृषि क्षेत्र में इजाफा करें, उसमें डेवलपमेंट करें। देन तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जैसे वॉर्स होने लगे सारी बिटवीन, जब पाकिस्तान इंडिया इनके सारे वॉर्स होने लगे, वर्ल्ड वॉर 1 2 3 ऐसे होने लगे, तो उन्होंने तभी क्या सोचा कि हमें हमारी डिफेंस को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, कि हमारी डिफेंस को भी हमने बढ़ाना चाहिए। फिर धीरे धीरे 91 की तरफ आते आते उन्होंने समझ लिया था कि जब तक हम हमारी इंडस्ट्रीज को, जब तक हमारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को नहीं करेंगे, तब तक हम हमेशा चीजों को इंपोर्ट करते रहेंगे, यानी दूसरे कंट्रीज से लेते रहेंगे, और जितना हम दूसरे कंट्रीज से सामान खरीदेंगे उतना ही अपना देश गरीब होता जाएगा। तो इस हिसाब से ये सारी चीजों को मध्य रखकर उन्होंने हर 5-5 सालों में उन्होंने कोई ना कोई चेंजेस लाए। तो वो क्या क्या चेंजेस थे, और जैसे कभी कभी हम देखते हैं 5 इयर्स ही क्यों, 5 इयर्स बिकॉज देर इज अ टाइम लिमिट। हम हमेशा एक साल के अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकते। जैसे कोई चीज होती है उसको प्लानिंग करने में, उसको अमल में लाने में, और उसको बाद में जाके उसको सक्सेस करने में हमेशा एक थोड़ा टाइम लिमिट सेट करना पड़ता है।
तो इन्होंने एक 5 साल का टाइम लिमिट सेट किया कि मानो उस 5 साल के अंदर नहीं जो भी कमियां हो, जो भी प्रोग्रेस हो, उसको देखकर, उसको मध्य रखकर, उसको ये कर हमने उसमें चेंजेस लाने। प्लस 5 ईयर प्लान उससे भी कोइंसाइड होता है कि हमारी सरकारें भी 5-5 साल की है, तो जो वो सरकार आती है वो अपनी अलग से एजेंडा, वो अपनी मैनिफेस्टो, वो अपनी प्लान्स लेके आती है, तो उस हिसाब से भी 5 ईयर प्लान्स उन्होंने बनाए। तो हम देखेंगे कि क्या क्या और कौन सी 5 ईयर प्लान्स उन्होंने बनाए। नाउ हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या होती है, यानी फंडामेंटल यानी बेसिक, ओके, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग कौन कौन सी है? फर्स्ट, a general principle of planning is the proportionate distribution of resources of a country and the appropriate use of the people. ये हमारी बेसिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनको कैसे हमने पूरी तरह अच्छी तरह इस्तेमाल करना है बिना खराब किए, और साथ में लोगों का भी हमने पार्टिसिपेशन या पूरी तरह समावेश उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना पार्टिसिपेशन नहीं देंगे ना, चाहे वो हमारे टैक्स भरकर या हम काम कर कर, तब तक लोगों को फायदा नहीं होगा, ना लोगों को फायदा होगा, ना कंट्री को फायदा होगा, ना किसी गवर्नमेंट पे। नाउ गोल्स ऑफ प्लान्स, अब मेन गोल क्या थी इन 5 ईयर प्लान्स की? The general goals of economic planning of India are as follows. ये important है from the point of view of exam. Increase in national income. जैसे मैंने पहले भी कहा है, नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए। अगर हमारी नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी तो देश तरक्की नहीं करेगा। Second, bring about rapid industrialization by focusing on the basic industries. So, रैपिड का मतलब है बहुत ही जल्दी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को लागू करना पड़ेगा। कैसे? जो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, बेसिक इंडस्ट्रीज है, उनको बढ़ावा देकर, जो छोटी छोटी पूंजी लेकर आती है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलने में। Bring about an increase in agricultural production so that the country becomes self-sufficient in food grain production. अब हमने हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना है, ताकि वो देश हमारे खाने में सेल्फ सफिशिएंट हो। जैसे मैंने कहा, जितना हमारे पास हम सक्षम बनेंगे, जितना हम आत्मनिर्भर बनेंगे जैसे बोलते हैं, उतना हमें बाहरी देशों से सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Use the human resource in the country optimally by making increasing employment opportunities available. अब जैसे लोगों को जितना हम इंडस्ट्रीज है या जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स खोलेंगे या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स खोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स खोलेंगे, उतने लोगों को वहां काम करने के लिए वहां एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरियां जनरेट करना शुरू होंगी, नौकरियां पैदा होंगी, उतने लोगों को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ। अभी उन लोगों ने जो ये अर्निंग्स एंड वेल्थ में, यानी ये नहीं कि जो अमीर बन रहे वो अमीर बनते जा रहे और गरीब बन रहे वो गरीब बनते जा रहे, तो उनके बीच में एक बैलेंस बनाए रखना है हमने। मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, यानी जो भी कमोडिटीज है, ये नहीं कि लक्स साबुन हम खरीदने जाएंगे तो वो हमारे लिए अलग प्राइस होगा, और कोई दूसरा रहेगा, अमीर रहेगा कोई, उसके लिए अलग प्राइस होगा, या कोई और। जो भी वो सर्टन कमोडिटीज है, बेसिक कमोडिटीज है, उनको एक तरीके का ही प्राइस में उन्होंने रख देना है। ठीक है, तो चाहे वो महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो या बिहार में हो या और कहीं हो, उनके लिए वो प्रोडक्ट्स के प्राइस सेम होंगे। bring the growth in population under control by family planning. अगर जितनी ज्यादा हमारी आबादी होगी, आज हमारी जो 130 करोड़ या 50 करोड़ की जो आबादी बनी है, हम देखते हैं कि हमारे लिए खाने के लिए नहीं होता है, उन नौकरियां नहीं होती है, पहनने ओढ़ने के लिए बहुत लोगों को तकलीफ होती है। तो इस वजह से जब तक हमारी आबादी है वो कंट्रोल नहीं होगी, तब तक हमारी जो है वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ओके, जैसे कहते हैं जितना मुंह उतने उन लोगों को खाना, उतना ही उन लोगों को पहनना ओढ़ना, उतनी एजुकेशन, उतनी सब कुछ नौकरियां। ओके, देन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। इरेडिकेटिंग का मतलब है पूरी तरह नष्ट करना, खत्म करना। ओके, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जब लोगों के पास ज्यादा पैसे ज्यादा होंगे और जब उनके पास
बोलते हैं कि खर्चे कम होंगे। तो खर्चे कैसे कम होंगे, जैसे अगर उनकी यानी फैमिली मेंबर्स जैसे कम होंगे, उनकी अगर पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे तो ज्यादा लोग नौकरियां लेंगे, करेंगे, काम करेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, पैसे में उनके इजाफा होगा, पैसे में बढ़ोतरी होगी, और फिर उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ने लगेंगी। ओके, देन डेवलप सोशल सर्विसेज। जो भी सोशल सर्विसेज है कौन सी है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो होते हैं सोशल सर्विसेज। मेक इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, ये हमारी 10 मेन गोल्स हैं। यानी जो इकोनॉमी, अभी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से लेके 56, अभी ये सारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जैसे मैंने आपको तभी भी टेबल के लिए होमवर्क के लिए दिया था, तो ये 5 ईयर प्लान आप लोगों को होमवर्क में करना है, पूरा चार्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, अभी ये पूरी तरह जस्ट हमारी आजादी के 3-4 साल के बाद ही था, तो इसलिए उन्होंने इसमें क्या किया, पहली बात तो द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वाज प्राइमरी ऑन एग्रीकल्चर। जैसे मैंने कहा कृषि क्षेत्र था हमारा, कंट्री जाना जाता था कृषि कंट्री के इसमें, यानी एग्रीकल्चर कंट्री के इसमें जाना जाता था, इसलिए एग्रीकल्चर वाज गिवन इम्पोर्टेंस। सोशल डेवलपमेंट, irrigation and flood control, sources of energy, rural and small industries, heavy industries and minerals, transport and communication, education and health. This plan consisted of measures to lay out the foundation of planned economic development. तो ये ज्यादा उन्होंने तवज्जो एग्रीकल्चर के ऊपर दिया था। Then in second 5 year plan, what is the importance given? Again 1956 से लेके 61, very easy to remember। पहले आप 51 याद रखो, और फिर आपको हर साल आपको याद रहेंगे, सिर्फ 1-2 साल के बीच में उन्होंने कोई चेंजेस के वजह से वो थोड़े चेंजेस आ गए थे। ओके, सो दिस प्लान हैड एम्बिशियस गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इनको इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस पता चला, तो इन लोगों को इंडस्ट्रीज में उन्होंने ज्यादा जोर दिया, अपना ध्यान उस तरफ रुख मोड़ लिया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर, बिलाय एंड रौकेला, chemical fertilizer plant at Sindri, rail engine factory at Chitranjan, factory of railway bogies at Perambur, shipbuilding factories at Vishakhapatnam, and other heavy industries were set up in the public sector. Huge dams like Bakranangal, Damodar, etc. were built to make water available for agriculture. It led to increase in the national income. So this is how they उन्होंने industries को जोर दिया। Okay, then next in the next third 5 year plan, which was from the year 1961 to 66, what did they do? This plan was aimed at bringing about a balance in industries and agriculture. अब इन्होंने पहले फर्स्ट 5 year plan में 51 to 56 उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीकल्चर पे जोर दिया, फिर 56 to 61 तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज पे जोर दिया, और बाद में 61 to 66 उन्होंने क्या सोचा कि दोनों को बैलेंस करेंगे, यानी इंडस्ट्रीज को भी और एग्रीकल्चर को। The other goals of the plan included increase in national income and यानी पहले जो हमारे मेन जनरल गोल्स है उसमें से उन्होंने नेशनल इनकम, हैवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्री, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे उन्होंने इन चीजों पे जोर दिया। ऑल्सो आफ्टर द थर्ड 5 year plan, 3 1-year plans were implemented। अब देखो ये जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे चेंजेस आ गए, जैसे 66 से लेके 69 को उन्होंने 1 year के प्लान्स उन्होंने चेंज किया। दिस पीरियड क्यों किया उन्होंने ऐसे, क्योंकि तभी यहाँ पे अकाल पड़ गया था इंडिया में, एंड ऑल्सो चाइना और पाकिस्तान से हमें जो वॉर वो हमारे साथ लड़ाई लड़ने लगे, तो इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को उस चीज के ऊपर अपना जोर देना पड़ा, तो इसलिए उनको वो जो 5 year प्लान के बजाय उन्होंने 1 year के प्लान, होता है ना, हम हमारे जैसे हमारे एक प्लानिंग होती है, घर खर्च होते हैं हमारे कि महीने भर का हमने इतना हमारा राशन में जाएगा, इतना हमारा बिजली का बिल में जाएगा, इतना हमारे टेलीफोन बिल जाएंगे, इतना हमारा
घर के मेंटेनेंस में जाएगा, बच्चों के स्कूल के फीस होंगे, तो हम हमारी पूरी प्लानिंग करते हैं 1 महीने की। बट अचानक ऐसे हो जाता है कि अचानक कोई घर में बीमार पड़ गया, या ऐसे हो गया कि उसमें बहुत सारे पैसे लग गए, या अचानक ऐसे हो गया कि हमें सडनली कहीं जाना पड़ा, या कोई हमारे घर में अचानक आ गए, 5-10 लोग आ गए, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ गए, कोई मुसीबत। तो ये चीजें जब होती है तो क्या होता है, हमारी पूरी प्लानिंग जो होती है थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती है। तो हम ये नहीं कह सकते नहीं हमने जो हमारा महीने का है उसी के हिसाब से चलेंगे, वो जो मर रहा है उसको मरने दो। तो हम क्या करेंगे, चलो हम हमारी बाकी चीजें जो है वो कम करेंगे और उसके दवाई में खर्च करेंगे। तो बस इसी तरह हुआ कि जो इंटेंस फैमिन हुआ था, जो अकाल पड़ गया था, और दूसरी तरफ जहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के अटैक्स होने लगे, तो उस वजह से एक 1-1 ईयर के प्लान्स बनाने लगे। Also, the famine required the government to take measures to tackle the effect of famine. All these issues stressed the Indian economy greatly. तो अगर क्वेश्चन आएगा कि between 1966 to 69 why were their first 1 year plans implemented, or what were the difficulties in implementing 5 year plans, तो this of 1966, so this will be the reason. Okay, so fourth 5 year plan. Now, fourth 5 year plan was between 1969 to 74. Now, what was the intention? यानी इसका main क्या हित था? Intention behind setting the goals of this plan were that India should become self-reliant, यानी आत्मनिर्भर. Government should develop the basic industries, increase the speed of economic development, and pay attention to establishing a socialistic pattern of society. So this is what गवर्नमेंट को ने क्या सोचा, आत्मनिर्भर होना चाहिए इस 5 ईयर प्लान में। दूसरी जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उसको सक्षम बनाना है, उनको पावरफुल बनाना है बाय गिविंग देम जो भी सहायता उनको जरूरत है वो, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजें उनको चाहिए वो देनी है आर्थिक स्थिति से, और एक सोशलिस्टिक पैटर्न देना है सोसाइटी को। 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वे नेशनलाइज्ड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि तब तक लोगों को बैंक क्या होता है वो नहीं पता था। लोग क्या होते थे, अपने जैसे अगर आपने अपने यानी दादा दादी से सुना होगा, नाना नानी से सुना होगा कि पहले वो पैसे बैंक में ना रखकर घर पे ही रखते थे, या कहीं छुपा कर रखते थे, या कभी हम देखते थे कोई मटकों में ऐसे छुपा कर रखते थे, क्योंकि उनको डर था कि कोई चुरा ना ले। दूसरी बात है, उनको पता ही नहीं था कि, और घर में रखकर वो तो बढ़ने वाला है नहीं, लेकिन अगर बैंकों में रखेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी रहेगा और साथ में हमारे पैसे भी सेफ रहेंगे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 14 ऐसे बैंक्स को नेशनलाइज किया। नेशनलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट की देखरेख में होते हैं ये बैंक्स। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड। अब हमेशा हम जो भी प्लान करते हैं जरूरी नहीं वो पहली बारी में हमेशा सक्सेस हो। तो ये भी प्लान इतनी अच्छी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। द इकोनॉमी हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ द बांग्लादेश वॉर। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि बांग्लादेश के बीच में और हमारे बीच में जो लड़ाई हुई उस वजह से भी। द एक्सपेंडिचर ओवर द रेफ्यूजीज हैड टू बी बोर्न एज वेल। वहां के जो शरणी थे, जो शरणार्थ थे, वो उनको हम जब शरण दे रहे थे तो उनके ऊपर भी हमारे काफी सारे पैसे लग गए इंडिया के। The Indian economy suffered due to the pay rise of government and railway servants. अब जैसे हम बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बांग्लादेश वॉर था, वो शरणी जो थे, रेफ्यूजीज थे, जो शरण ले रहे थे हमारे यहाँ, उनके ऊपर पैसे खर्च हो गए। जो बीमार लोग होते हैं, और जब भी कोई वॉर होता है तो सिपाही और जो कॉमन मैन उसमें इफेक्ट होते हैं, जिनके ऊपर वो प्रभाव होता है, तो उनके देखरेख में पैसे लगते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट और रेलवे सर्वेंट्स थे उनके ऊपर पैसा ज्यादा लग गया। एंड राइज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो हम पेट्रोल आज भी हम देखते हैं कि हम बाहरी देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे पैसे लग गए। ओके, क्योंकि वहां पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। नाउ फिफ्थ 5 year plan, व्हाट इज द फिफ्थ 5 year plan? नाइन फिफ्थ 5 year plan वी विल सी इन 1974 से 79 का जो था वो, उसमें this plan was designed with the goal of making India economically
self-sufficient by elevating poverty. The objective of the fifth plan was as follows: increase the national income, make large-scale employment available, supply education, nutrition, food, and drinking water to make facilities of medical treatment available in rural areas, to supply electricity and means of communication, implement social welfare schemes on a wide scale, bring about the development of agriculture, increase the basic industries, purchase food grains and other life sustaining goods by monopoly. मोनोपोली का मतलब है सिर्फ एक का हक होना. मोनोपोली purchase and make them available to the poor at reasonable prices through a public distribution system. अब apart from other things, इसमें क्या अलग था? इसमें ये अलग था कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जैसे अगर एग्रीकल्चर है तो जो भी हमारे जैसे वीट, गेहूं, चावल, जो भी ऐसे ज्वारी, जो भी ऐसी चीजें, तेल, नमक, शक्कर, जो भी है ऐसे, वो सब लोगों में अगर हमें रीजनेबल प्राइस में बांटना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सारी ये चीजें अपने अंडर लेगी. और जैसे उन्होंने राशनिंग की दुकान खोली है, रेशन की दुकान जैसे खोली है, which they have opened up, what they do, they take this rations, they open up ration shops and they make ration cards and then individually through every family. अब हम देखते हैं कि रेशन की जो ये होती है रेशनिंग दुकान, रेशन कार्ड हम लेके जाते हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स जो भी है उसके हिसाब से हमें राशन बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है. क्योंकि दिस थिंग्स इफ दे आर मेड अवेलेबल ओनली पब्लिकली, यानी जैसे दुकानों में ही सिर्फ ये मिलेगा, किराने की दुकान में ही सिर्फ अगर मिलेगी तो क्या होगा, कभी कभी वो अपना दाम खुद लगाएंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा. तो दोनों में बैलेंस रखने के लिए गरीबों के लिए उन्होंने रेशन की दुकान खोली और उसमें अपनी मोनोपोली थी. मोनोपोली यानी जैसे हम देखते हैं कि घासलेट है, केरोसिन है, जो है वो और कहीं नहीं मिलती है, खुले में कहीं नहीं मिलती है, वो सिर्फ मिलती है हमें इसमें रेशन की दुकान में. सेम वे अगर हम पेट्रोल देखते हैं, सिर्फ पेट्रोल की दुकान में, पेट्रोल की दुकान बोलती हूँ, पेट्रोल के पंप है वहीं पे मिलेंगे, हम सब जगह नहीं होंगे. तो इस तरह गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली रखती है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर ही ये चीजें होगी. During the fifth plan, it was not possible to achieve goals of removal of poverty and increase in employment. अब जरूरी नहीं है, जब भी जैसे मैंने पहले भी कहा, whatever plans we make, it's not necessary everyone will be successful. It's not necessary कि सारे के सारे सक्सेस होंगे, थोड़े होंगे, थोड़े आधे हुए, आधे नहीं हुए होंगे, या आधे इनकम्प्लीट या आधे सक्सेसफुल होंगे, आधे फेलियर होंगे. So these things was not possible again in the fifth 5-year plan also. So what did they do? In 1977 general election, the Congress party was defeated. The Janata Party came to power. The new government ended the fifth plan towards the end of March 78, started the rolling plan from April 1978, but it failed. In 1980, general elections were held for Lok Sabha. The Congress party came to power. The Congress government closed the system of rolling plan and again started planning like before. अब उन्होंने क्या, ये जब वो हार गई, डिफीट हो गई, तो जनता पार्टी जो थी उन्होंने क्या किया कि रोल बैक, अगर जैसे मानो फिफ्थ 5-year प्लान में कुछ नहीं हुआ है तो उसी चीज को दोबारा से आगे बढ़ के लेके जाएंगे, आगे बढ़कर उसको कंटिन्यू. तो लेकिन जब फिर से दोबारा कांग्रेस पार्टी जब जीत कर आई तो उन्होंने इस रोलिंग प्लान को उन्होंने खारिज कर दिया और फिर से वो पहले की तरह प्लानिंग 5-5 year की प्लानिंग करने लगे. ओके, तो 6th 5-year प्लान in 1980 to 1985. This plan also stressed upon elevation of poverty. Elevation यानी निकालना, खारिज करना, तो elevation of poverty and employment generation. तो इन्होंने ये दो चीजों के ऊपर इसमें जोर दिया. This plan had the following objectives: significantly increased the growth rate in the economy, reduce the rate of poverty and unemployment, shape and implement a population policy so that the people adopted the small family norm voluntarily and thus keep the population under control. अब इन्होंने जैसे पहले भी कहा है कि हमने अगर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो हमारी कंट्री नहीं इतना खिला सकती है, ना इतने हम एम्प्लॉयमेंट हो सकती है. तो इस चीजों को जैसे उन्होंने
कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाले पॉपुलेशन कंट्रोल करने में. नाउ इन द रिड्यूस्ड पोर्शन दिस टाइम ऑल दिस कलरफुल बॉक्सेस आर कैंसिल्ड. ओके, तो यहाँ से कोई भी बॉक्सेस डू यू नो जो है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो सारे कैंसिल कर दिए गए. ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपको एग्जामिनेशंस के लिए नहीं आएगा. नाउ in the seventh plan, in the seventh plan में क्या हुआ, 5 year plan में 1985 से 1990 this plan laid stress on food, employment and productivity. The objective of the plan included development, modernization, self-reliance, social justice, improving the techniques of production to achieve an early increase in national income of 5% and increase food grain production. Okay, the following programs were started in this plan. तो इन्होंने ये जवाहर योजना शुरू किया, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स, जिसमें उन्होंने 10 लाख कुएं बनाए. फिर 7th plan was to be of important from the point of view of employment generation. Okay, so in this way we have learned now till 7 5-year plans क्या क्या हुए थे till 1990 तक. Okay, starting from beginning from 1951 to 90. In our next lecture, we will learn about the other 5-year plans, also about the 20-point programs and nationalization of banks in detail. Okay, we'll also learn about World Trade Organization and what all remedies they did to, rectify the 5-year plans. So this we'll learn in our next chapter. See you all students, all of you, and have a nice day.